आपके दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं? आपने प्रकृति में अनेक जीवों को देखा होगा। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो कुछ सेकंड के लिए ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कुछ जीव मात्र कुछ दिनों के लिए जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं। तो आखिर इस जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का मकसद क्या है? आखिर इतने बड़े ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, जब हमें जीना तो मात्र 70 साल ही है? आखिर ब्रह्मांड में होने का मकसद क्या है? क्या हमें किसी खास पर्पज के लिए बनाया गया है, या हम यूं ही जीने और मरने के लिए बने हैं? आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारे जीवन का मकसद क्या है। हमारे पूर्वज ये मानते थे कि ब्रह्मांड को किसी न किसी क्रिएटर ने बनाया है, उसे बनाने वाला कोई ईश्वर है और उसी ने इसे बनाया है। और उनके अनुसार लाइफ का पर्पज भी उसी क्रिएटर से जुड़ा हुआ है। उसी क्रिएटर ने किसी खास मकसद के लिए हमें बनाया है। कुछ का मानना था कि हम उस क्रिएटर की पूजा करें ताकि हमारा अगला जन्म अच्छा हो और मरने के बाद हमें स्वर्ग में जगह मिले। अब तक लोग इस पर्पज को लेकर जी रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जन्म मरण से उन्हें मुक्ति मिल जाए और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने अपने दिमाग के रास्ते खोलने शुरू किए, तो वह इन मान्यताओं से हटकर जीवन के बारे में सोचने लगा। जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, वैसे इंसान ने जाना कि जिस धरती को पहले फ्लैट माना जाता था वह तो गोल है। आज भी बहुत सारे मजहबी लोग धरती को फ्लैट ही मानते हैं और उसकी गोल होने की थ्योरी को आज भी नकारते हैं, जबकि सबने धरती को अपनी आंखों से देखा है। जिन सितारों को लोग स्वर्ग मानते थे या अपने पूर्वज मानते थे, वह हमारे सूरज की तरह सितारे ही हैं, और वो भी एक धधकते आग के शोले की तरह धधक रहे हैं। सूरज जिसे देवता कहा जाता था, वह धरती से 13 लाख गुना बड़ा एक आग उगलता सितारा है, जो अगले 5 अरब साल में पृथ्वी को निगलकर समाप्त कर देगा। नई खोज से वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह हैं और अनेकों उपग्रह और एस्ट्रॉइड मौजूद हैं, जबकि प्राचीन समय में केवल 5 ग्रह ही जाने जाते थे और हिंदू धर्म में तो 9 ग्रह कहे जाते हैं। हालांकि पहले तो विज्ञान भी 9 ग्रह ही मानता था, परंतु अब विज्ञान 8 ग्रहों को मानता है। साइंस की वजह से हम ये जान पाए कि हम 400 अरब तारों और ग्रहों से भरी आकाश गंगा में रहते हैं, जो खुद 200 अरब आकाश गंगाओं के बीच में मौजूद है। हम नहीं जानते ब्रह्मांड के बाहर क्या है। नई खोज हमारी सोच को चुनौती देती है। अगर स्वर्ग, नर्क, आफ्टर लाइफ, आत्मा और ईश्वर जैसी कोई चीज है, तो क्या हम रोबोट हैं जो इसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं और इसी के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं? आखिर एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड एक रोबोट के लिए क्यों एग्जिस्ट करता है? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले जीवित प्राणी हैं, या केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन बसता है? बाकी के ग्रहों पर क्या जीवन है? और यदि नहीं है, तो फिर सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन को पनपने की क्या जरूरत थी? अब तक हम बहुत पुरानी धारणाओं से जीवन को जीते आए थे। चलिए अब सोचते कि आखिर हम इस यूनिवर्स में क्यों हैं। इसके लिए हमें 2 चीजों को समझना होगा। पहला, हम कौन हैं, और दूसरा, यूनिवर्स क्या है और यह कितना बड़ा है, और इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। अगर आपका जन्म अभी हुआ है, तो आपको आज के अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से सोचना है। अब आपको पता है एक चीज जो एग्जिस्ट करती है, वो है हम सब और हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी और उस पर बसने वाले अनेकों जीव। हम ब्रह्मांड और उसमें मौजूद सारी रियलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और इस वजह से ब्रह्मांड ने हमें पैदा किया है। हमें यह जानना है कि हम हैं कौन। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन में एक कॉमन चीज मौजूद है, कॉन्शियसनेस। लेकिन उन सभी से हम इंसान को अलग करता है हमारा दिमाग, जो सोच सकता है और सवाल कर सकता है, नई चीजें बना सकता है और नई नई खोज करने के इरादे से नई नई चीजों का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस आत्मा नहीं है। वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को समझने में लगे हैं और उनकी रिसर्च में कॉन्शियसनेस हम इंसानों के ब्रेन से पैदा होती है, यानी हमारे अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन की वजह से कॉन्शियसनेस पैदा होती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अलग अलग जीवों की ये अलग अलग कॉन्शियसनेस है, जिससे हम इंसानों की कॉन्शियसनेस सबसे अलग है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। यानी कि कॉन्शियसनेस हमारे अंदर यूनिवर्स यानी कि इस ब्रह्मांड से ही आई है। अब हमें जानना है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से कई गुना बड़ा
और बहुत ज्यादा विस्तृत है। अब तक हमने ब्रह्मांड के केवल 5% हिस्से को ही जाना है। अभी तक जितना ब्रह्मांड को हम जान पाए हैं उसमें पृथ्वी जैसा कोई जीवन नहीं मिला है, न ही कोई ऐसा ग्रह मिला है जिस पर हमारे अलावा या किसी भी प्रकार का जीवन हो। खरबों ग्रहों और आकाश गंगाओं के पुंज में जीवन की गूंज केवल और केवल पृथ्वी पर ही है। चांद पर कदम रखा तो देखा वहां की जमीन अरबों साल से सुनसान पड़ी है, न हवा न पानी और जीवन का तो नामो निशान तक नहीं। मंगल पर भी जीवन का कोई निशान नहीं है। हालांकि वहां पर हमारे जैसी जमीन दिखाई देती है, हमारे जैसे पहाड़ दिखाई देते हैं, पर न पेड़ न पौधे और न ही जीवन की कोई शुद्ध बुद्ध। और शुक्र ग्रह तो नरक की तरह उबल रहा है, जहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। इतने गर्म तापमान पर जहां पर पहाड़ पिघलकर बहने लगते हैं, ऐसे में जीवन को कैसे कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुध सूर्य की तपन में पिछले 4 अरब साल से झुलस रहा है। वहां न जीवन है और न ही जीवन जीने योग्य वातावरण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तो गैस के गुब्बारे हैं, जहां जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं है, क्योंकि जीव को एक आधार चाहिए और आधार उन पर है नहीं, तो इसलिए वहां पर जीवन जीने की कोई संभावना नहीं है और न ही वहां पर कोई जीवन मिलने वाला है। सूर्य मंडल के उपग्रह भी सुनसान और बंजर पड़े हैं। सौर मंडल के बाहर मौजूद तारे और ग्रहों की अध्ययन करने पर भी वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। गणित की सहायता से जीवन की खोज करने की कोशिश की तो गणित ने हमारे हाथ में शून्य थमा दिया और बता दिया कि यही ब्रह्मांड का सत्य है। यह शून्य से आया है और शून्य में समा जाएगा। अब वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रहों होने के बावजूद केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? हमें किसने बनाया? आखिर ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है? हम अकेले क्यों हैं? 5 बार यहाँ जीवन खत्म होने के बावजूद पृथ्वी पर आज भी जीवन मौजूद है। आखिर क्यों पृथ्वी बार बार जीवन को जन्म दे रही है? और क्यों पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन बनता बिगड़ता रहता है? हमारे पड़ोसी ग्रह भी तो हमारे आसपास हैं और सूर्य से दूरी उनकी हमसे कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत ज्यादा नजदीकी भी नहीं है, न शुक्र और न मंगल। तो फिर उन पर कोई तो जीवन होना चाहिए था। भले ही हमारे जैसे जीव न होते, लेकिन कुछ तो होता जो जमीन के अंदर रह सकता था, जो पानी के अंदर रह सकता था, या फिर वहां पर पानी ही क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब भी हमें ब्रह्मांड ही देगा। हम कौन हैं? 5 बार प्रलय के बाद ब्रह्मांड ने हम इंसानों को जन्म दिया, जिन्होंने मात्र 200 साल में धरती की तस्वीर बदल कर रख दी। जिसने धरती से बाहर निकलकर ब्रह्मांड को देखा। 13 अरब सालों को भी हम इंसानों ने खंगाल लिया। कुछ तो है हम इंसानों के अंदर जो हमें स्पेशल यानी कि खास बनाता है। हाँ, अगर ब्रह्मांड हमें पैदा कर सकता है तो मार भी सकता है। और वैसे भी जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने कल्पना की है, एक दिन यह पृथ्वी भी नष्ट हो जानी है, क्योंकि सूर्य से निकल जाएगा। पृथ्वी पर जीवन होने का कोई तो मकसद होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड में होना ही ब्रह्मांड का मकसद हो। लेकिन क्या फिर ब्रह्मांड हमारी तरह कॉन्शियस है? हो सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी तरह इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस भी इस ब्रह्मांड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ऐसे में इस कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का मकसद हो सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि इस ब्रह्मांड का क्या मकसद है, क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है, तब हमारा मकसद भी इस ब्रह्मांड के मकसद को पूरा करना होगा। पर क्या मनुष्य इस ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर पाएगा, या फिर इसके लिए नए जीवों को जन्म लेना होगा जो ब्रह्मांड के अनुसार काम करें और ब्रह्मांड को उसके उद्देश्य तक लेके जाएं? वैसे ब्रह्मांड भी हमें खुद अपना उद्देश्य बता रहा है। जो ब्रह्मांड हमें पैदा करता है वह हमें खत्म भी करेगा और खत्म कर भी सकता है, लेकिन उसने पूरी तरह से जीवन को कभी खत्म नहीं किया। जीवन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगी। अगर हम देखें तो अब तक इंसानों की पॉपुलेशन पिछले 2000 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। पहली शताब्दी में 15 करोड़ लोग धरती पर मौजूद थे और आज 8 अरब। पॉपुलेशन बढ़ाना जीवन को और सुरक्षित बनाता है। हमारे पड़ोसी ग्रह और गैलेक्सीज सुनसान पड़े हैं। आज ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों पर जाने में हम इंसान सक्षम हैं। हम इन ग्रहों पर जीवन बसाने में भी सक्षम है और ऐसा करने से हम अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरे ग्रहों तक भी ले जाएंगे और कॉन्शियसनेस का दायरा बढ़ा सकते हैं और जीवन का दायरा भी बढ़ा सकते हैं।
हो सकता है ब्रह्मांड भी यही चाहता हो कि उसका सूनापन, उसका खालीपन हमारे कॉन्शियसनेस से भर जाए। इससे जीवन और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को पूरी गैलेक्सी में फैला दें तो कॉन्शियसनेस अरबों ग्रहों पर जिंदा रहेगी। हो सकता है आज हम दूसरे ग्रह पर जाएं और कल दूसरी गैलेक्सी में या दूसरे सौरमंडल में। हो सकता है ब्रह्मांड में और भी अरबों प्रजातियां जन्म लेने का इंतजार कर रही हों, और हो सकता है इस कॉस्मिक एवोल्यूशन की वजह से इंसान से भी उन्नत प्रजाति पैदा हो जाए। ये भी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगी। जहां पहले कॉन्शियसनेस एक कोशिकीय जीव के रूप में थी, अब अरबों जीवों और बुद्धिमान मनुष्यों में है। वैसे ही कॉन्शियसनेस का दायरा यानी उसकी कैपेबिलिटी और भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन को बढ़ाने का मतलब केवल लाइफ को सुरक्षित करना ही नहीं, बल्कि साइंस को और विकसित करना है। अगर हम देखें तो जब जब पॉपुलेशन बढ़ती है तब तब इंसानों ने अपने सर्वाइव के लिए नई नई चीजों का आविष्कार किया है। कहीं न कहीं जनसंख्या का बढ़ना ही विज्ञान को जन्म देता है। आज हम मनुष्य ये भी जान चुके हैं कि मनुष्य के जीवन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज हम विज्ञान के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी अंग को आर्टिफिशियली क्रिएट करके इम्प्लांट कर सकते हैं। किसी अंग को एक शरीर से दूसरे शरीर में लगा सकते हैं। इंसान भी खुद की हेल्थ को बढ़ाकर इंसानों की एवरेज आयु को बढ़ाकर धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट को अचीव कर सकते हैं जो हमें ऐसी अमरता की ओर ले जाए जहां पर मनुष्य जाति का जीवन कभी खत्म ना हो। अगर हमारी उम्र ब्रह्मांड के सामने सेकंड के अरबवें हिस्से के बराबर है तो हम वो दिमाग भी रखते हैं जिससे हम इसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी का एक बड़ा उद्देश्य है जिससे हम सब इंसान लेकर चल सकते हैं। वही होगा जो हमारे प्राचीन पूर्वजों का था, यानी अल्टीमेट फ्रीडम, जिसे हम कल्पनाओं से नहीं बल्कि विज्ञान की मदद से पूरा कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष या फिर अमरता। आप इसे क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि मनुष्य का इस ब्रह्मांड में जीवन का मकसद क्या है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।